हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा और आप देख रहे हैं दी लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना आपको याद करवाएंगे क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या चाहे आप किसी सर्विस में हैं, किसी प्रशासनिक विभाग में हैं या कहीं किसी भी पद पे कार्यरत हैं, तो हमें कम से कम भारत के संविधान की प्रस्तावना तो याद ही होनी चाहिए। इतनी एक्सपेक्टेशन तो हमें भारत के नागरिकों से है ही कि उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना याद हो, क्योंकि भारत के संविधान का जो मूल है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना से जो एग्जामिनेशंस में प्रश्न बनते हैं वो भी ऐसे ही पॉइंट से बनते हैं जो पॉइंट्स हमें हमेशा याद होने चाहिए भारत के संविधान की प्रस्तावना से। तो पहले पार्ट में हम कुछ बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना को कि आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना याद हो जाए। तो सबसे पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना को हम आपको रटवा देंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं से हम परिचित करवाएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्जामिनेशंस के लिए। फिर इसके बाद में कुछ ऐसी शब्दावलियाँ यूज की गई हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो हमें समझनी चाहिए, जो हमें पता होने चाहिए कि इनका मतलब क्या है, जैसे लोकतंत्र, गणतंत्र, पंथ निरपेक्ष। इसी तरह से कुछ ऐसी विभिन्न शब्दावलियाँ यूज की गई हैं जिनका मतलब हमें समझ में आना चाहिए और इसका कुछ उदाहरण के माध्यम से हम अगर समझाएंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा और आपको हमेशा याद भी रहेगा। और फिर जो तीसरा पार्ट होगा उस पार्ट में हम कुछ प्रश्न को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड, उन प्रश्नों से आपको वाकिफ करवाएंगे कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना क्या है और इसको हमें याद कैसे करना है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना और इसके बाद में कैसे याद करनी है इसे बताते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग शब्द से। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 29 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमें याद कैसे करना है इस संविधान की प्रस्तावना को, जैसे कि हम शुरुआत से ही जब देखते चलते हैं तो भारत के कुछ मूल आदर्शों की बात की गई है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमें याद होना चाहिए। तो ये पहली लाइन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो हमें याद ही करनी है। आगे की लाइंस को हमें कैसे याद करना है या अगर हम कुछ लाइन मिस भी कर देते हैं तो हमारी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण है वो हमें कैसे याद रखनी है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। फिर इसके बाद में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये कुछ मूल बातें हैं जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कही गई हैं। कौन कौन सी मूल बातें? सबसे पहले जो 5 हमारे आदर्श हैं उनको याद करना है। इसके बाद में 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता। फिर उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इतनी बातें हमें याद कर लेनी है। बस इतना ही महत्वपूर्ण भारत के संविधान की प्रस्तावना में निकलता है और यही हमारी आदर्श और आकांक्षाएं हैं भारत के संविधान की, या हम भारत के लोग की आदर्श और आकांक्षाएं कह सकते हैं। अब इसके बाद में इसे याद करने के लिए आपको इस भारत के संविधान की प्रस्तावना को किसी कॉपी में 4-5 बार लिखना है और आपको याद हो जानी चाहिए, याद हो जाएगी। और बस थोड़ा इस तरह से याद कीजिएगा कि जब ये न्याय, स्वतंत्रता और समता की बात आए तो यहाँ पे संख्याओं के थ्रू याद कीजिएगा कि 3 प्रकार की समता हैं। कौन कौन सी समता हैं?
5 प्रकार के न्याय हैं, कौन कौन से न्याय हैं, और 2 प्रकार की समता है, कौन कौन सी समता है। तो इस तरह से आपको ये संविधान की प्रस्तावना याद हो जाएगी। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना से कुछ मूल बातें निकल के आती हैं। वो मूल बातें क्या हैं ये हम जान लेते हैं। सबसे पहली जो मूल बात निकल के आती है भारत के संविधान की प्रस्तावना से वो यह है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। तो शुरुआत में ही स्टार्ट हुआ है हम भारत के लोग। इस तरह से भारत के जो लोग हैं, जो भारत की जनता है, वो प्राधिकार का स्रोत है। यानी कि जो भारत के संविधान की जो शक्ति निहित है वो निहित है भारत की जनता में। इसके बाद में बात निकल के आती है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो राज्य का स्वरूप वैसा होना चाहिए जिन आदर्शों की बात की गई है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। वो आदर्श कौन कौन से हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये होने चाहिए हमारे आदर्श, ये होने चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए हमारे राज्य का स्वरूप। इसके बाद में बात की गई है कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों की, या ऐसा कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की जिनको हमें प्राप्त करना है। वो आकांक्षाएं कौन कौन सी हैं? वो आकांक्षाएं हैं न्याय, स्वतंत्रता और समता। और इसके बाद में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता, इन बातों की बात की गई है। तो जैसे हमने पहले ही बता दिया कि कितने न्याय हैं उतने न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की समता, और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये हमारी आकांक्षाएं हैं और ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। जो हमारे भारतीय संविधान का आदर्श है उसको तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। जो 5 आदर्श हमने बताएं उसको तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से। लेकिन जो हमारी आकांक्षाएं हैं, यानी जो न्याय, स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व बढ़ाने की बात है, इसको हमें प्राप्त करना है और इसे हम प्रयासरत हैं कि प्राप्त करेंगे। इसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना से जो एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है वो ये आती है कि किस दिन भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो यह किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें थीं भारत की संविधान की प्रस्तावना से। अब आगे की कड़ी में हम जानेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो कुछ ऐसे शब्द आए हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ यूज की गई हैं, इनके बारे में। तो आइए देखते हैं कि क्या मतलब हैं इन शब्दों के। तो अब हम एक एक करके इनको प्रिसाइसली डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर क्या होती हैं चीज़ें और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है इन बातों का। तो सबसे पहली जो शब्दावली यूज की गई थी संपूर्ण प्रभुता संपन्न, आपको याद है। तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न, तो ये संप्रभुता संपन्न क्या होती है बात, इसके बारे में देखते हैं। भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। वह अपनी किसी भी आंतरिक एवं बाह्य नीति निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ संधि एवं मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। 1947 के पहले भारत किसी भी दूसरे देश के साथ में संधि एवं मित्रता नहीं कर सकता था, ना ही अपनी नीतियां निर्धारित कर सकता था। 1947 के बाद में भारत किसी दूसरे देश के साथ में संधि कर सकता है, मित्रता कर सकता है, अपनी नीतियां निर्धारित कर सकता है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। भारत के एक संप्रभु राज्य होने से भारत किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी भाग से दावा छोड़ सकता है। जैसा कुछ दिन पहले बांग्लादेश के साथ में हुआ था सीमा समझौते में, भारत ने अपने कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण किया और इस तरह से वहाँ पे सीमा समझौता हुआ। तो इस तरह से भारत को यह शक्ति मिलती है, एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। यहाँ से इसका हमें ये एक वानगी देखने को मिलती है और यही चीज़ 1947 के पहले भारत नहीं कर सकता था। भारत गुलाम था अंग्रेजों का। दूसरा शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, लेकिन गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है भारत के समाजवाद का। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष।
पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, इसका अभिप्राय है कि भारत स्वयं में धार्मिक नहीं है और सर्वधर्म समभाव के प्राचीन भारतीय सिद्धांत का अनुकरण करता है। इसका मतलब यह है कि भारत का कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है या भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता है। भारत सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करता है। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि सरकार चलाने वाले शासकों का निर्वाचन सीधा भारत के लोगों द्वारा होता है, भारत की जनता द्वारा होता है। यहाँ पे वंश परंपरा से या यहाँ पे मोनार्की या साम्यवादी व्यवस्था नहीं है चाइना की तरह। यहाँ पे जो शासक होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, भारत की जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जैसे कि जो एमपीज और विधायक होते हैं, जो सांसद और विधायक होते हैं, वो सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और फिर वो जनता के लिए काम करते हैं। पंचायतों व नगर पालिकाओं के माध्यम से लोकतंत्र को अत्यंत निचले स्तर तक लाए जाने का प्रयास किया गया है। जो लोकतंत्र है, यहाँ पे निर्वाचन सीधा जनता के द्वारा होता है। तो इस तरह से जो नगर पालिकाएँ होती हैं या जो पंचायतें होती हैं, वहाँ पे भी चुनाव होता है और वहाँ पे भी जनता के द्वारा सीधे मतदान किया जाता है और चुना जाता है ग्राम प्रधान को। तो इस तरह से जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये बिल्कुल निचले स्तर तक लाए जाने का प्रयास किया गया है। अगला पॉइंट है गणराज्य। इस व्यवस्था में जनता सर्वोच्च होती है तथा सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं। इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है एवं राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। जैसे कि यूके में गणराज्य नहीं है, वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है लेकिन वहाँ पे गणराज्य नहीं है, गणतंत्र वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत, वहाँ की जो महारानी है वो जो है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं और इस तरह से वहाँ पे गणतंत्र नहीं है जबकि लोकतंत्र है। लेकिन भारत में गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है और यहाँ पे जो और मंत्रिमंडल होते हैं उनका भी निर्वाचन होता है। तो इस तरह से लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है, क्योंकि जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका भी चुनाव किया जाता है। जो एमपीज होते हैं वो भारत की जनता के द्वारा चुने जाते हैं और उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी निर्वाचन पद्धति क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और अगर आपको संविधान के और लेसन्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट में जाके जो लेसन्स अवेलेबल हैं अभी तक या जो आगे आने वाले हैं उनको आप देख पाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करके देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना आपको समझ में आ गई होगी। भारत के संविधान की प्रस्तावना आप याद भी कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से प्रश्न कैसे बनते हैं एग्जामिनेशंस में। चलिए देखते हैं। अब हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। हमने शुरुआत में ही जब संविधान की प्रस्तावना को आपके समक्ष प्रस्तुत किया तो उसमें बताया कि उसमें शुरुआत में 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता तथा 1 प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है। और इस तरह से अगर देखा जाए इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही निकलता है। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, 1 प्रकार का बंधुत्व, इसका उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, और जो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की वह हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये 2 प्रकार की समताएं हैं, और 1 बंधुत्व है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन इसका हमारे इस प्रश्न का पहला उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? ऑप्शन इसमें दिया गया है समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इनमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? समाजवाद जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। तो पहला और तीसरा जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 1 और 3।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अगर अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में ये बात की जाएगी, ये प्रश्न अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में आएगा तो अलग उत्तर होगा, और जब ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है तो इसका अलग उत्तर होगा। अब हम देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर है। ऑप्शन से मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, उद्देशिका। लेकिन अगर अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी तो अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर उद्देशिका है। तो ये कुछ प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये कंटेंट हमारे ठीक लग रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।